नमस्कार। कलाम अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। मैं हूं विवेक। एक बेहद महत्वपूर्ण सत्र लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूं और इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे साइको एनालिसिस पर, साइको एनालिटिकल थ्योरी पर, जिसको मनोविश्लेषणवाद भी कहा जाता है। और इस मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत के ऊपर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इस सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में समूची इस विश्व में, सृष्टि पे जो व्यक्ति प्रसिद्ध है, उनका नाम होता है सिगमंड फ्रायड। फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद को हम जानने की, समझने की, पढ़ने की चेष्टा करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे फ्रायड का सिद्धांत क्या है, उस सिद्धांत से महत्वपूर्ण संप्रत्यय कौन कौन से जुड़े हुए हैं, जो व्यक्तित्व की संरचना के अंग उन्होंने बताए हैं, इदम अहम पराहम, वो क्या है, और मनोलैंगिक अवस्थाएं क्या होती हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले फ्रायड के सिद्धांत की बात करें तो फ्रायड का सिद्धांत कहलाता है मनोविश्लेषणवाद। इस ऑस्ट्रियन मनोवैज्ञानिक ने एक ऐसी विशेष चिकित्सा पद्धति तैयार की थी जिसका उद्देश्य था भीतर की जो दमित इच्छाएं हैं उनको बाहर लेकर आना, उनको चेतना के स्तर पर लेकर आना। इनकी चिकित्सा पद्धति की खासियत ये थी कि ये पद्धति बात करती थी कि मनुष्य के अंदर जो मनोविकार होते हैं उसके पीछे कारण होता है उसकी कुछ ऐसी अंतर्जात इच्छाओं का पूरा न हो पाना, जो समय के कारण, सामाजिक दबाव के कारण अक्सर दबी रह जाती है, और वही दमित इच्छाएं अक्सर किसी न किसी मनोविकार के रूप में प्रकट होती हैं। इसके जरिए इस बात को समझाने के लिए इन्होंने जिस विधि का उपयोग किया था उसमें थी सबसे महत्वपूर्ण साहचर्य विधि, मुक्त परिचर्चा और सबसे महत्वपूर्ण सपनों का विश्लेषण, ड्रीम एनालिसिस। और सपनों के विश्लेषण के कारण ही इनकी एक पुस्तक है सपनों का मनोविज्ञान, जो बहुत ज्यादा प्रचलित है। हम जब फ्रायड को हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं तो चार चीजों के लिए पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, चार चीजें हैं, चार बातें हैं जो बातें सिगमंड फ्रायड करते हैं और उन्हीं चार बातों को हमें पढ़ना है। सिगमंड फ्रायड पहल जो बात करते हैं, यानी हम फ्रायड के इस सिद्धांत की इस वीडियो में जो चीज पढ़ेंगे वो है सबसे पहले चेतना के स्तर की। सिगमंड फ्रायड हमारे कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना के तीन स्तरों की बात करते हैं, नंबर एक। नंबर दो, फ्रायड बात करते हैं व्यक्तित्व की संरचना की। नंबर तीन, बात करते हैं फ्रायड मनोलैंगिक अवस्थाओं की। और नंबर चार, फ्रायड बात करते हैं समायोजन की युक्तियों की, जिसमें खास तौर पर अहम रक्षात्मक युक्तियों की। ये अहम रक्षात्मक युक्तियां जो हैं ये आपको जो समायोजन का चैप्टर है उसमें पढ़ने को मिलेगी। उसके अलावा जो तीन चीजें मैंने यहां पर लिखी हैं, ये तीनों हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। चेतना के स्तर की, व्यक्तित्व की संरचना की, मनोलैंगिक अवस्थाओं की। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रायड के इसी सिद्धांत के अंदर चेतना के स्तर की। फ्रायड ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में बताया कि मनुष्य की जो चेतना, मनुष्य की जो कॉन्शियसनेस है, उसके तीन लेवल हैं। एक जिसको हम चेतन कहते हैं, एक जिसको प्री कॉन्शियसनेस, पूर्व चेतन कहते हैं, और एक अनकॉन्शियसनेस जिसको हम अचेतन कहते हैं। यही तीन चेतना के स्तर होते हैं जहां पर मनुष्य की इच्छाएं स्टोर्ड रहती हैं, भावनाएं यहां पर रहती हैं, और इन्हीं के कारण मनुष्य जैसा पब्लिक में रहता है, पर्सनली जैसा है, जैसा वो व्यवहार करता है, वो इन्हीं के कारण होता है। तो आइए सबसे पहले चेतना के एक एक स्तर को समझने की कोशिश करते हैं। जो चेतना का सबसे प्रमुख स्तर होता है, जिसको चेतन कहते हैं,
उसको अंग्रेजी में कहा जाता है कॉन्शियसनेस। इसको कॉन्शियस भी कह सकते हैं। सिंपल सा स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है कि वे भावनाएं जिनके प्रति हम जागरूक होते हैं, यानी वो सारी इच्छाएं, वो सारी भावनाएं, वो सारी सोच जिनके बारे में हम जानते हैं, हम क्या चाहते हैं, ये चीजें, ये वो भावनाएं अगर हम जानते हैं तो वो कौन से मन का हिस्सा है? वो चेतन मन का हिस्सा है। तो इसके अंतर्गत जो भावनाएं होंगी वहां वो सारी भावनाएं, वो सारी इच्छाएं वो समाज द्वारा स्वीकृत इच्छाएं होंगी। समाज द्वारा स्वीकृत इच्छाएं इसके अंतर्गत होती हैं शामिल। क्लियर है ये पॉइंट आप सभी को? समाज द्वारा स्वीकृत इच्छाएं, नंबर 1। फिर बात करते हैं फ्रायड पूर्व चेतन के बारे में, जिसको हम कहते हैं प्री कॉन्शियस। वे भावनाएं जिनके प्रति हम तब जागरूक होते हैं जब हम उन पर ध्यान देते हैं। जब हम उन पर ध्यान देते हैं, वो भावनाएं जिनके प्रति हम तब जागरूक होंगे जब हम उन पर ध्यान देंगे। मतलब वर्तमान में, आज की तारीख में हम उनसे अनभिज्ञ हैं, हम उनके बारे में नहीं जानते उन इच्छाओं के बारे में। तो वर्तमान में हम उनके बारे में क्या हैं? वर्तमान में हम अनभिज्ञ हैं, किंतु ध्यान देने पर हम उनके बारे में जान जाएंगे। ठीक है? तो वे भावनाएं जिनके बारे में हम जागरूक होते हैं और जब हम उन पर ध्यान देते हैं, वर्तमान में हम अनभिज्ञ हैं लेकिन ध्यान देने पर हम उनके बारे में जान जाएंगे, ये है पूर्व चेतन। क्वेश्चन अगर इन दोनों से पूछा जाएगा तो वो सीधा सीधा ऐसा लिख सकता है कि वो भावनाएं जो जिसके बारे में हम जागरूक होते हैं, कब? जब हम उन पर ध्यान देते हैं। यूं तो हम नहीं जानते उनके बारे में, लेकिन ध्यान देने पर हम जागरूक हो जाएंगे। तो वो कौन से, किसके अंतर्गत आएंगी? वो पूर्व चेतन के अंतर्गत। और वो भावनाएं जिनके बारे में हम हमेशा जागरूक रहते हैं, वो कौन सी है? चेतन। सबसे महत्वपूर्ण फ्रायड के सिद्धांत में जो खेल है वो अचेतन का है, जिसको हम कहते हैं क्या? अनकॉन्शियस। ऐसी भावनाएं, इच्छाएं, प्रेरणाएं जिनके बारे में हम जागरूक नहीं होते, यानी 3 प्रकार से भावनाएं हो गई हैं अब तक। एक वो जिसके बारे में हम हमेशा जागरूक रहेंगे, चेतन। एक वो जिसके बारे में जब ध्यान देंगे तब जागरूक होंगे,
पूर्व चेतन, और एक वो जिसके बारे में हम जागरूक होते ही नहीं हैं, जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होता, हम इसके बारे में हम इनके प्रति पूर्णतः अनभिज्ञ होते हैं, पूर्णतः अनभिज्ञ होते हैं, पूर्णतः अनभिज्ञ होते हैं। इसका मतलब इस खंड में खासतौर पर अचेतन में हमारी कौन सी इच्छाएं होंगी? इसमें असामाजिक, अनैतिक और दमित इच्छाएं इनमें होती हैं। क्लियर है? असामाजिक, अनैतिक और दमित इच्छाएं इनके अंतर्गत होती हैं। ये आपका अचेतन व्यवहार है। अब यहां पर आपको एक पॉइंट याद रखना है। हम अभिप्रेरणा पढ़ चुके हैं। अभिप्रेरणा के अंदर मैंने अंतर्नोद की बात की थी। वो ड्राइव, वो एक तरह की टेंशन, एक तरह का तनाव जो किसी आवश्यकता की वजह से उत्पन्न होता है, याद है? ऐसे कई अंतर्नोद हमारे अंदर मूल पाश्विक होते हैं, क्योंकि मनुष्य की जो मूल प्रवृत्ति है, बेसिक इंस्टिंक्ट जो है मनुष्य का, उसके कारण उसके अंदर होते हैं। ऐसे तमाम मूल पाश्विक, यानी कि जो हमारा एनिमल इंस्टिंक्ट है, मनुष्य एक तरह का जो जंगलीपना, सैवेजपना जो है मनुष्य का, उसकी वजह से वो उसमें होंगे। लेकिन हम जिस सामाजिक दायरे में रहते हैं वो कभी सामने आते ही नहीं है। ये सारे मूल पाश्विक अंतर्नोद अचेतन के अंदर स्थित होते हैं। अचेतन ऐसे तमाम मूल पाश्विक अंतर्नोदों का भंडार होता है। तो यहां जो स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। इसको आपको कंठस्थ रखना है। क्या? कि अचेतन मूल पाश्विक अंतर्नोदों का भंडार है। अचेतन मूल पाश्विक अंतर्नोदों का भंडार है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये जो हमने अभी अभी लिखा है। ठीक है, एक स्टेटमेंट और है जो आपको ध्यान में रखना है। अभी तक मैंने क्या कहा कि पूर्व चेतन उन भावनाओं को व्यक्त करेगा जिसके बारे में हम जागरूक नहीं है, लेकिन सोचेंगे तो हमें पता चल जाएगा। चेतन जो कि हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, और अचेतन जिसके बारे में हम कभी जागरूक हो ही नहीं पाते, जिसमें असामाजिक, अनैतिक और दमित इच्छाएं होती हैं। तो अचेतन और चेतन के बीच में जो सबसे बड़े सेतु का कार्य करता है वो होता है पूर्व चेतन। तो ये एक पॉइंट यहां पर बनता है कि पूर्व चेतन अचेतन व चेतन के मध्य सेतु का कार्य करता है। पूर्व चेतन अचेतन व चेतन के मध्य सेतु का कार्य करता है। ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहां पर जो इतनी महत्वपूर्ण चीजें हमने जानी, पहले बात हमने जानी चेतन के बारे में, दूसरी बात पूर्व चेतन, और तीसरी बात हमने जानी अचेतन के बारे में। अब यहां पर एक और स्टेटमेंट है जो आपको रटना है। वो स्टेटमेंट ये है कि फ्रायड ने चेतना के इन तीनों स्तरों की तुलना पानी में तैरते एक हिमखंड से की है। अभी इधर जो लिखा हुआ है इसकी तरफ हमें नजर नहीं डालनी है। फ्रायड ने क्या कहा कि चेतना के जो ये तीनों स्तर हैं, ये पानी में तैरते हुए एक हिमखंड की तरह हैं, जिसमें कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, जो देखो आपका चेतन और अचेतन के बीच में एक सेतु है, और सबसे अंदर दमित इच्छाओं को लेकर जो चल रहा है वो है अचेतन, अनकॉन्शियस। इसी को समझाते हुए फ्रायड हिमखंड से तुलना करते हैं। यह अक्सर पूछा जाता है कि वो मनोविश्लेषण, वो सिद्धांत
जो मनुष्य के मस्तिष्क की तुलना, मनुष्य के चेतना की तुलना करते हुए हिमखंड की बात करता है, कौन सा है? मनोविश्लेषणवाद। और इस मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत फ्राइड कहते हैं कि मनुष्य का जो चेतन मन है वो हमारे मस्तिष्क का 1/10 भाग है, ठीक है। और अचेतन जो है वो कितना भाग है? रिमेनिंग 90% यानी 9/10 भाग। ये बात आपको याद रखनी है कि चेतन और अचेतन मन पानी में तैरते हुए एक हिमखंड की तरह हैं। जितना हिस्सा पानी के बाहर नजर आता है उससे कहीं ज्यादा पानी के अंदर छुपा हुआ है, दमित है, दबा हुआ है, ठीक है। तो चेतन 1/10 भाग और अचेतन 9/10 भाग। तो यहां पर बात आपके सिगमंड फ्राइड कर लेते हैं। तो यहां पर हमने चेतना के इन तीनों स्तरों को समझा। अब चेतना के इन तीनों स्तरों के साथ फ्राइड व्यक्तित्व की 3 मुख्य संरचना के घटकों की बात करते हैं, जिसमें होता है सुपर ईगो, जिसमें होता है ईगो और जिसके अंदर होती है इड, ईगो और सुपर ईगो। तो ये इड, ईगो, सुपर ईगो क्या है, आगे हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आइए, तो व्यक्तित्व की संरचना जब फ्राइड बताते हैं तो फ्राइड उसके 3 प्रमुख तत्वों की बात करते हैं। पहला है इड, दूसरा है ईगो और तीसरा है सुपर ईगो। पहले इनको समझेंगे, उसके बाद इनको लिखेंगे। 3-4 पॉइंट है, सब में जो काम के हैं, जिनसे प्रश्न बन सकता है। इड, जिसको हम इदम भी कहते हैं, ईगो जिसको हम अहम कहते हैं, और सुपर ईगो जिसको हम परम अहम या पराहम कह देते हैं। पहली बात तो आपको याद रखनी है वो ये कि ये कोई भौतिक इकाई नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई यहां माथे में कहीं ईड रहता है, दिल में कहीं ईगो रहता है, नहीं नहीं नहीं। ये सिर्फ समझाने के लिए कोई एक अभौतिक तत्व का सृजन किया है। किसने? सिगमंड फ्राइड ने। ये कोई अवधारणा है, ये इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, ना ही इसकी कोई शारीरिक अस्तित्व या शारीरिक पहचान है। तो साहब ये इड, ईगो, सुपर ईगो होते क्या है? तो मैं टेक्निकल भाषा में ना जाते हुए अगर सरल भाषा में आपको समझाऊं कि हमारी हमेशा कुछ ना कुछ इच्छा होती है किसी भी चीज को देखे कि यार कोई और नहीं देखता, कोई कुछ नहीं कहता, समाज नियम कायदे नहीं होते तो मैं ये काम कर लेता। तो ऐसी तमाम इच्छाएं जो होती हैं वो किसके द्वारा संचालित होती हैं? इड के द्वारा। कुछ इच्छाएं होती है जिसमें हमें लगता है कि नहीं, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, वो क्या है? सुपर ईगो। अब हमेशा तो ईगो, सुपर ईगो भी काम नहीं कर सकता, हमेशा इड भी काम नहीं कर सकती। कथन का अभिप्राय यह है कि कई बार मनुष्य केवल दिल से सोचने की सोचता है कि यार मेरा मन कर रहा है मैं ये कर लूं, और कई बार दिमाग कहता है कि नहीं तेरा मन तो कर रहा है लेकिन ये सही नहीं है, लोग क्या कहेंगे, दुनिया कहेगी, समाज क्या कहेगी, तेरी इमेज का क्या होगा। तो वहां पर क्या काम कर रहा है? सुपर ईगो। अब हमेशा अगर आदमी मन की ही सुनेगा वो भी गड़बड़ है, हमेशा दिमाग की ही सुनेगा, हमेशा कागजी किताबी बातें ही करेगा, सामाजिक बातें करेगा, वो भी गड़बड़ है। तो इनके बीच में संतुलन कौन स्थापित करता है? ईगो, अहम, जो ये समझने की कोशिश करता है कि किस समय किसकी उपयोगिता है और उसी हिसाब से काम का होना चाहिए। तो इड अभिप्राय क्या है? मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि आपका मन जो करने की कोशिश कर रहा है वो इड है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं रोड पे जा रहे हैं, बढ़िया एक बहुत ही शानदार आइसक्रीम का आपको ठेला दिखा, आपका मन कर रहा है कि यार पैसे नहीं है, आइसक्रीम चुरा के खा लूं। मन कर रहा है कि आइसक्रीम नहीं है, पैसे चुरा के खा लूं। दिमाग कह रहा है कि पागल है क्या, चोरी करना बुरी बात है भाई, एक काम करते हैं घर चलते हैं, घर से पैसे लेके आते हैं, फिर इसको दे देंगे। ये भी हो सकता है। या फिर आपका मन ईगो, सुपर ईगो कहे कि एक काम करते हैं उससे मांग लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। इड समझ में आ गया आपको? इड क्या चाहता है कि आपका मन जो कर रहा है आप वही करो, चाहे वो सही हो गलत हो, डजंट मैटर। मन को खुशी जिसमें मिलती है, सुख जिसमें मिलता है वो करो। जबकि सुपर ईगो बात करता है मोरालिटी की, नैतिकता की। ठीक है, आइए, ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इदम की, इड की। तो इड के बारे में एक एक करके लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यह मूल प्रवृत्त्यात्मक, यह मूल प्रवृत्त्यात्मक
ऊर्जा का स्रोत है। पहला पॉइंट, ईड जो है वो मूल प्रवृत्त्यात्मक ऊर्जा का स्रोत होता है। अब ये जो मूल प्रवृत्ति है, ये जो दमित इच्छाएं हैं, ये जो मन की भावनाएं हैं, ये कौन संचालित कर रहा है? ये ईड संचालित करता है। और ये जो भावनाएं हैं ये कहां पर रहती हैं? ये रहती है साहब अचेतन के अंदर। तो यहां से एक पॉइंट बनता है क्या कि यह अचेतन मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है। यह अचेतन मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है। यहां वह सभी इच्छाएं रहती हैं जिनकी पूर्ति नहीं हो पाती। ये सारी चीजें आपको नोट्स में मिलेगी। ये डायग्राम भी इवन जो हिमखंड वाला है नोट्स में मिल जाएगा। अभी आप सिर्फ चीजों को समझो। अब ये जिस सिद्धांत पर काम करता है, इसको नैतिकता से कोई मतलब नहीं है, इसको समाज के कायदों से कोई मतलब नहीं है, इसको अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं है। व्यक्तित्व की संरचना का ये तत्व जिसको इदम कहते हैं, जो मूल प्रवृत्त्यात्मक ऊर्जा का स्रोत है, अचेतन मस्तिष्क का प्रतिनिधि है, उन इच्छाओं को अपने अंतर्गत रखता है जिनकी पूर्ति नहीं हो सकती, जिसमें दमित इच्छाएं हैं। यह सुखेप्सा के सिद्धांत पर आधारित होता है जिसको प्लेजर प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, यह सुखेप्सा के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, यानी खुद के सुख की बात करता है। सुखेप्सा सिद्धांत, प्लेजर प्रिंसिपल। तो ये सुखेप्सा के सिद्धांत पर आधारित है, प्लेजर प्रिंसिपल की ये बात करता है। अब इड को जो शक्ति मिलती है ना साथियों, इड को जिसके द्वारा शक्ति मिलती है, जिसके द्वारा एनर्जी मिलती है, जिसके द्वारा ऊर्जा मिलती है, वो कहलाती है लिबिडो। लिबिडो, इस लिबिडो शब्द को भी याद रखना। लिबिडो क्या है? ये हमारी कामेच्छा का केंद्र है और वो जीवन शक्ति है जो इड को ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, हमारी ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है। हमारी कामेच्छा का केंद्र जो इड को शक्ति प्रदान करती है। इस इड की, इस इदम की दो चालक ऊर्जाएं भी है, ये भी याद रखना। एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि इस इड की दो चालक ऊर्जाएं हैं। इदम की दो चालक ऊर्जाएं हैं। कौन कौन सी? पहली है इरोस, जिसको आप कहते हैं जीवन शक्ति। ठीक है, और दूसरी है थांटोस, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मृत्यु। ठीक है, ये जीवन शक्ति है। जो हमें कष्ट से दूर, पीड़ा से दूर, सुख, शांति, सुखेप्सा, संतोष उसकी तरफ प्रेरित करती है। और थांटोस वो इच्छा शक्ति है जो विनाश, कष्ट, पीड़ा की ओर हमें लेकर जाती है।
तो यहां पर इड को लेकर जितने भी फैक्ट हैं वो आपको इस स्लाइड में क्लियर हो गए होंगे। पहली बात, मूल प्रवृत्त्यात्मक ऊर्जा का स्रोत है, अचेतन मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है, सुखेप्सा के सिद्धांत पर आधारित है, लिबिडो इसकी कामिक इच्छा का केंद्र है, इड को शक्ति बनाता है। इड की दो चालक ऊर्जाएं हैं, पहले इरोस है जिसको हम लाइफ इंस्टिंक्ट भी कहते हैं, ठीक है, जीवन मूलक, और दूसरा है प्रवृत्ति, और दूसरी है थांटोस जिसको मृत्यु मूलक प्रवृत्ति कहते हैं, यानी कि विनाश की ओर जो लेकर जाती है। तो ये इतनी चीजें व्यक्तित्व की संरचना में हमने बात करी, जानी इड के बारे में। अब आइए बात करते हैं अहम की, यानी कि ईगो की। तो ईगो क्या है? ये इड के द्वारा विकसित होता है, या इड का विकसित रूप है, या फिर इसको कह सकते हैं कि यह है इदम द्वारा विकसित रूप है। इसके अंतर्गत मन का वह भाग सम्मिलित है जो चेतन मन द्वारा या चेतन द्वारा संचालित है, जिसको चेतन मस्तिष्क द्वारा, माफ कीजिएगा, मस्तिष्क का जो चेतन भाग है ना उसके द्वारा संचालित होता है, चेतन मस्तिष्क द्वारा संचालित है। ठीक है, अब आगे देखिए। तो यह एक, तो ईगो या अहम के बारे में जानते हैं। यह एक मानवीय प्रवृत्ति है जो तार्किक एवं विवेकशील है, पहली चीज तो। दूसरा जो आपको याद रखना है पॉइंट वो ये कि यह है इदम का विकसित रूप है, याद रहेगा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इसमें वो भावनाएं सम्मिलित हैं, वह भावनाएं जो चेतन के अंतर्गत आती हैं, यानी कि जिनके प्रति हम जागरूक रहते हैं। अंतर्गत शामिल है। अब मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि अगर ये चेतन के अंतर्गत आने वाली भावनाओं को समाहित करके बैठा है, अगर ये तार्किक है, विवेकशील है, यानी ये यथार्थ को जानता है, वास्तविकता को जानता है, तो इदम उस प्रवृत्ति को जान रहा था जो मन की मानता था, जो सुखेप्सा की बात करता था। अहम बात करता है रियलिस्टिक चीजों की, यानी यह वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित है, वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित है, सिद्धांत पर आधारित है। तो ये क्लियर हुआ आपको, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रियलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, यह वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित है, रियलिटी प्रिंसिपल।
तीसरा इसके अंतर्गत आता है सुपर ईगो, जिसको हम कहते हैं परा अहम। यह व्यक्तित्व का नैतिक स्वरूप है, सुपर ईगो। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनको लिख लेते हैं। अब देखिए, पहली चीज यह है व्यक्तित्व का आदर्श व नैतिक स्वरूप है। और यह ईगो को बताता है, अहम को बताता है पराहम इदम, व अहम को बताता है कि किसी विशिष्ट अवसर पर इच्छा की पूर्ति सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप है या नहीं। सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप किसी इच्छा शक्ति की पूर्ति है या नहीं, ये बात करता है पराहम। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पराहम सामाजीकरण के द्वारा समाज के मूल्यों का अंतरीकरण है। सामाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा समाज के मूल्यों का आंतरीकरण है। ठीक है, ये पराहम है। अब यहां पर फिर मैं आपके सामने ये स्थिति रख रहा हूं। सबसे ऊपर कौन है? सुपर ईगो। सबसे दमित इच्छाओं की बात कौन कर रहा है? इड यानी इदम। और ईगो क्या कर रहा है? इन दोनों के बीच में एक संतुलन स्थापित करने की कोशिश करता है। तो एक चीज यहां पर याद रखिए, एक बार एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कि एक मजबूत व्यक्तित्व बनाने के लिए क्या चाहिए। तो ऐसा आता है भाई, मजबूत व्यक्तित्व बनाने के लिए सुपर ईगो और इड के बीच में संतुलन होना चाहिए। वो तो बात सही है, लेकिन इन दोनों के बीच में संतुलन कौन स्थापित करेगा? क्योंकि एक तो बात करता है केवल मन की। भाई इंसान की एक तो इच्छा है, मन की कुछ इच्छाएं हैं जो चाहती है कि उनकी पूर्ति हो, और एक तरफ उसका दिमाग है जो केवल नैतिकता की, सामाजिक नियमों की, इनकी अवहेलना करता है, इनका उलाहना देता है, इन्हीं की बात बताता है। तो दिमाग का एक हिस्सा तो दोनों के बीच में बैलेंस बनाएगा। वो क्या है? ईगो, जो कि रियलिस्टिक प्रिंसिपल पर आधारित है। तो यहां पर एक तथ्य है जिसको आपको अच्छे से याद रखना है, वो ये कि शक्तिशाली व्यक्तित्व के लिए या मजबूत व्यक्तित्व के लिए, शक्तिशाली व्यक्तित्व के लिए, व्यक्तित्व हेतु ईगो का मजबूत होना आवश्यक है। ठीक है, तो यहां पर जो हमने अब तक डिस्कशन किया उससे आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि दिमाग का एक हिस्सा है जो केवल बात करता है नैतिकता की, एक हिस्सा है जो बात करता है मन की इच्छाओं की, और एक बेचारा ईगो है जो चाक के दो पाटों के बीच में पिसता रहता है, जिसको कभी दिल की सुननी होती है, कभी दिमाग की सुननी होती है। और इसी प्रक्रिया में जब दिल और दिमाग अपनी अपनी बात कह रहे होते हैं तो इसके लिए एक मुश्किल हो जाती है कि किसकी बात माने किसकी नहीं। अगर किसी व्यक्ति का सुपर ईगो हावी हो जाए
तो वो व्यक्ति कुंठित हो जाता है। एक बात याद रखिएगा, केवल नैतिकता की बात करेगा, केवल नियमों की बात करेगा तो अंदर से क्या हो जाएगा, कुंठित हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। और जिसका इड हावी हो जाए वो अराजक हो जाता है, अनैतिक हो जाता है। ये एक पॉइंट और याद रखिएगा आप। तो यहां पर दो चीजें और हमें पता चली कि अगर सुपर हीगो हावी हो जाए कुछ समायोजन की स्थिति में तो व्यक्ति कुंठित हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट रहेगा। और अगर इड हावी हो जाए तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति हो जाएगा अराजक और अनैतिक। तो यहां पर ये कुछ चीजें हमें और पता चल जाती हैं। अब आइए मनोलैंगिक अवस्थाओं की बात करते हैं। सिगमंड फ्रायड 5 मनोलैंगिक अवस्थाओं के जरिए व्यक्तित्व को समझाने की कोशिश करते हैं। आपको अगर याद हो तो बाल विकास के खंड में हमने पढ़ा था एरिक एरिक्सन का सिद्धांत, जो कि इसी सिद्धांत के ऊपर आधारित था, फ्रायड की इन्हीं स्टेजेस के ऊपर आधारित था। अब आइए एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं फ्रायड की इन 5 स्टेजेस के बारे में। फ्रायड कहते हैं कि मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास 5 मनोलैंगिक अवस्थाओं के जरिए होता है, जिसमें पहली है मुख चूषण अवस्था, जिसको ओरल स्टेज कहते हैं। यह जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। पहला पॉइंट आपको जो यहां पे याद रखना है। दूसरा पॉइंट, शिशु के यौन सुख का केंद्र मुख होता है। वह वस्तु को चूस कर मुंह में रखकर सुख की अनुभूति करता है। सुख की अनुभूति करता है। ठीक है। दूसरी स्टेज फ्रायड बताते हैं गुदीय अवस्था या मूत्रमार्गीय अवस्था, जिसको एनल स्टेज कहते हैं। तो यौन सुख का जो केंद्र है वो मुंह से शिफ्ट होकर कहां पर आ जाता है, गुदा पर आ जाता है। पहली चीज, समय 2 से 4 वर्ष। सुख का केंद्र मल मूत्र विसर्जन के अंगों पर स्थापित हो जाता है। ठीक है, सुख का केंद्र मलमूत्र विसर्जन के अंगों पर स्थापित हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि इस अवस्था में इदम और अहम के मध्य द्वंद्व का आधार विकसित हो जाता है। विकसित हो जाता है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे है फैलिक स्टेज यानी कि लैंगिक अवस्था। यह 4 से 6 वर्ष तक होती है। समय कितना है इसका, 4 से 6 वर्ष।
सुख यौनांगों पर आधारित होता है। बालक या बालिकाएं पुरुष व स्त्री के मध्य के भेद को समझने लगते हैं। ठीक है, क्लियर है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहां पर जानना है, जिसकी वजह से ये लैंगिक अवस्था सबसे ज्यादा याद करी जाती है, परीक्षा के लिए पूछी जाती है, वो ये कि फ्रायड मानते हैं कि इस लिंग अवस्था में या फैलिक स्टेज में बालक और बालिकाओं में दो किस्म की मनोग्रंथियां जन्म लेती है। तो बालकों में जो मनोग्रंथि जन्म लेती है उसको कहते हैं ओडिपस। सिर्फ आपको नाम याद रखना है, ओडिपस। ओडिपस से अभिप्राय क्या है कि मां के प्रति प्रेम, मां के प्रति प्रेम, और इस प्रेम के चलते क्या होता है, पिता से घृणा शुरू हो जाती है। और बालिका में जो ग्रंथि जन्म लेती है वो कौन सी है? बालिका में है साहब इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या है? पिता के प्रति प्रेम, पिता के प्रति प्रेम। ठीक है, तो ये लैंगिक अवस्था के बारे में हमने कुछ जाना। इसके बाद है लेटेंसी स्टेज या लेटेंट स्टेज, जिसको आप सुप्तावस्था या काम प्रसुप्ति की अवस्था भी कह देते हैं। ये जो अवस्था है ये करीब 7 से 11 वर्ष तक होती है। कुछ भी नहीं जानना है इसके बारे में, जो फैक्ट है वो 3 लाइनें हैं कि समय क्या है इसका, 7 से 11 वर्ष, या कई पुस्तकों में 12 वर्ष भी लिखा हुआ होता है। कामेच्छा की सुप्तावस्था है। यह कामेच्छा की क्या है? सुप्तावस्था है। काम की इच्छा सोई रहती है इस अवस्था में। तो बालक समलैंगिक या समलिंगीय, ज्यादा सही है, समलिंगीय साथियों से व्यवहार बढ़ाता है या व्यवहार स्थापित करता है या व्यवहार बनाता है। समलिंगीय साथियों से उसका व्यवहार रहता है। विपरीत लिंग के जो लोग होते हैं, जैसे लड़के हैं लड़कों के साथ खेलेंगे, लड़कियों से घृणा करेंगे, लड़कियां लड़कियों के साथ खेलेंगी, लड़कों के साथ असहज महसूस करती हैं। तो यह सुप्त अवस्था या अव्यक्त अवस्था या लेटेंट स्टेज है जो 7 से 11 वर्ष तक चलती है। अंतिम स्टेज जो ये है इसको गेनिटल स्टेज कहते हैं। ये इसका जो समय है यह 11 वर्ष से आगे है, 11 वर्ष से आगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें कामांगों की परिपक्वता और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। ये इंपॉर्टेंट चीज है। 11 वर्ष से आगे कामांगों की परिपक्वता, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, ये जनन अवस्था या गेनिटल स्टेज है। तो ये 5 अवस्थाएं मनोलैंगिक अवस्थाओं के अंतर्गत फ्रायड समझाते हैं। फ्रायड ने एक शब्द दिया है जिसका नाम होता है फिक्सेशन, जिसको हम कहते हैं स्थिरण या फिर स्थिरीकरण।
ये स्थिरण समझाते हुए फ्रायड कहते हैं कि जैसे व्यक्ति एक अवस्था में आता है वैसे उस अवस्था की भावनाओं से उसका बाहर निकलना भी जरूरी है। यदि वो एक ही अवस्था में रह जाए या साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक रूप से अगर वो एक ही अवस्था में अटक जाए, व्यक्ति उसका ध्यान दिमाग वहीं रह जाए, तो उसमें फिर स्थिरण हो जाता है, फिक्सेशन हो जाता है और उसके चलते बहुत सारे मनोविकार व्यक्ति में जन्म ले लेते हैं। ये भी एक फैक्ट आपको याद रखना है। अब इसके बाद में आपको एक छोटा सा फैक्ट है, छोटी सी चीज है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है, वो मैं पढ़ा रहा हूं। यह है व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल। इसमें कुछ नाम है जो आपको याद रखने हैं। एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है एज इट इज वो यहां पर स्लाइड में आपको लिखा हुआ मिल रहा है और एज इट इज आपको नोट्स में मिल जाएगा। व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? पॉल कोस्टा के द्वारा और रॉबर्ट मैक्रे के द्वारा। पहली चीज, इन्होंने सभी संभावित विशेषकों की जांच करके पंचकारकों के एक समुच्चय के बारे में जानकारी दी है। यह है बिग 5 फैक्टर्स के नाम से जाना जाता है। वो 5 कारक कौन से हैं व्यक्तित्व के, वो जान लेते हैं। उसमें पहला कारक है अनुभवों के लिए खुलापन। जो लोग इस कारक पर उच्च अंक प्राप्त करते हैं वो कल्पनाशील, उत्सुक, नए विचारों के प्रति उदारता, सांस्कृतिक क्रियाकलापों में अभिरुचि लेने वाले होते हैं। और इसके विपरीत जो कम अंक प्राप्त करते हैं उनमें अनम्यता पाई जाती है। आपको सिर्फ इनको याद करना है, ये 5 कारक कौन कौन से हैं, नाम याद रखने हैं। फिर दूसरी बात वो बताते हैं बहिर्मुखी प्रवृत्ति की या बहिर्मुखता की। यह उन लोगों में पाई जाती है जिनमें सामाजिक सक्रियता, आग्रहिता, बहिर्गमन, बातूनीपन और आमोद प्रमोद के प्रति पसंदगी पाई जाती है। इसके विपरीत ऐसे लोग होंगे जो शर्मीले होंगे। सहमतिशीलता, यह कारक उन लोगों की विशेषताओं को बताता है जिनमें सहायता करने, सहयोग करने, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने, देखभाल करने, पोषण करने जैसे व्यवहार सम्मिलित होते हैं। और विपरीत वो लोग होंगे जो आक्रामक और आत्म केंद्रित होंगे। तंत्रिका ताप, इस कारक पर उच्च लोग जो होंगे वो सांवेगिक रूप से अस्थिर, दुश्चिंतित, परेशान, भयभीत, दुखी, चिड़चिड़े होंगे। और जो दूसरी तरफ होंगे जो कम अंक प्राप्त करेंगे वो समायोजित होंगे। और अंतर्विवेकशीलता, अंतर्विवेकशीलता इसके अंतर्गत उच्च स्थान पर प्राप्त करने वाले लोगों में उपलब्धि उन्मुखता, निर्भरता, उत्तरदायित्व, दूरदर्शिता, कर्मठता और आत्मनियंत्रण पाया जाता है। और कम अंक वालों में आवेग पाया जाता है। व्यक्तित्व के क्षेत्र में यह पंचकारक मॉडल एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं। विभिन्न संस्कृतियों में लोगों के व्यक्तित्व को समझने के लिए यह अत्यंत उपयोगी है। यही बात इसके अंदर है। अतएव आज के अध्ययन के लिए यह मॉडल सबसे ज्यादा उपयोगी आनुभविक उपागम माना जाता है। ये फैक्ट्स मैंने आपको यहां पर इसलिए लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी में एज इट इज एक बॉक्स बनाकर इसे बताया गया है। उस बॉक्स में जो भी चीज लिखी हुई है वो इस वक्त आप स्लाइड में देख पा रहे हो। आपको ज्यादा इसको समझने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये 5 नाम याद रखने हैं और इन 5 नामों से जुड़ा हुआ एक आध फैक्ट है उसको याद रखना है जो आपको नोट्स में एज इट इज लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है। एनसीईआरटी के अंतर्गत जो व्यक्तित्व चैप्टर है 12वीं कक्षा के जो एनसीईआरटी में वो इसके अंतर्गत दिया गया है। अब आइए एक एक करके हमने आज जो पढ़ा उसको एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। फ्रायड के सिद्धांत को हमने जानने की कोशिश करी। फ्रायड ने साहचर्य विधि, मुक्त परिचर्चा, सपनों के विश्लेषण के द्वारा एक चिकित्सा पद्धति इजाद की थी लोगों के अंतर मन की दमित इच्छाओं को बाहर लाने के लिए, जिसके कारण मनोविकार होते हैं। चेतना के स्तर की बात करते हैं, व्यक्तित्व की संरचना की बात करते हैं, मनोलैंगिक अवस्था की बात करते हैं, अहम रक्षात्मक युक्ति की बात करते हैं। चेतना के स्तर में सबसे पहला और प्रमुख स्तर है चेतन। वहां पर वो भावनाएं जिनके प्रति हम जागरूक होंगे। पूर्व चेतन, इसमें वो भावनाएं जिनके ऊपर जब सोचेंगे तो जागरूक हो जाएंगे। तीसरे पे अचेतन, जिनके बारे में जागरूक होते ही नहीं है। यह मूल पार्श्विक अंतर्नोदों का भंडार है और पूर्व चेतन, अचेतन और चेतन के मध्य सेतु का कार्य करता है। हिमखंड से उन्होंने चेतना के इन तीनों स्तरों की तुलना की, जिसमें चेतन 1/10 भाग है और अचेतन कितना है? अचेतन देखिए 9/10 भाग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व की संरचना के 3 अंग इन्होंने बताया, इदम, अहम और पराहम। इदम मूल प्रवृत्त्यात्मक ऊर्जा का स्रोत है। 2 इसकी चालक ऊर्जाएं हैं, इरोस और थांतोस। सुखेप्सा के सिद्धांत पर आधारित है और लिबिडो से इसे जीवन शक्ति मिलती है। वहीं अहम एक मानवीय प्रवृत्ति है जो तार्किक और विवेकशील है। यह इदम का विकसित रूप है। भावनाएं जो चेतन के अंतर्गत हैं वो इसमें शामिल है और वास्तविकता के सिद्धांत पर, रियलिटी प्रिंसिपल आधारित है। जबकि पराहम नैतिकता के सिद्धांत पर, मॉरल प्रिंसिपल पर आधारित है। किस पर आधारित है? मॉरल प्रिंसिपल पर। ठीक है, नैतिकता की शाखा है। ये लिखा भी है ना, व्यक्तित्व का आदर्श और नैतिक स्वरूप है। पराहम में यह बताता है कि विशिष्ट अवसर पर कोई इच्छा की पूर्ति सामाजिक मान्यता के अनुरूप है या फिर नहीं। शक्तिशाली व्यक्तित्व के लिए ईगो का मजबूत होना आवश्यक है। सुपर ईगो, ईगो और
इड को हमने देखा। फिर 5 अवस्था, सबसे पहले मुखचूषण अवस्था, उसके बाद मूत्रमार्गीय अवस्था, उसके बाद फैलिक स्टेज जिसके अंतर्गत ऑडिपस और इलेक्ट्रा दोनों ग्रंथियां होंगी, उसके बाद हमने सुसुप्तावस्था देखी जिसमें कामिच्छा नहीं रहती, और फिर जनन अवस्था, और बाद में हमने पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्रे का व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल देखा। तो धन्यवाद। मनोविश्लेषणवाद में यही फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने हैं। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। नमस्कार।